नमस्कार एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पठार क्या होता है, पठार कैसे बनते हैं, पठार कितने प्रकार के होते हैं और पठार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि पठार क्या होता है। आपने अपने घरों में या फिर कहीं बाहर टेबल को जरूर देखा होगा। टेबल कहाँ पे रखे जाते हैं? नीचे जमीन होती है, उसके ऊपर टेबल रखे जाते हैं। ठीक है। अब जो टेबल का जो ये आपको ऊपर का हिस्सा दिखता है ये बिल्कुल प्लेन देखने को मिलता है। इसी प्रकार से पठार होता है जो नॉर्मल ज़मीन से आपको काफ़ी ऊंचाई पे देखने को मिलेगा और इस ऊंचाई के बाद यहाँ पर आपको एक प्लेन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, नीचे ज़मीन है, इसके काफ़ी ऊंचाई के बाद आपको यहाँ पे एक प्लेन एरिया देखने को मिलता है। अब ये आपको क्या दिख रहे हैं? ये है पठार। ठीक है, अगर पठार की बात करते हैं तो पृथ्वी के लगभग 33% जो भूमि है वहां पर आपको पठार देखने को मिलेंगे। देखिए, जो पठार होते हैं ना और जो माउंटेन होते हैं उनमें ऊंचाई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। जो माउंटेन होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, शंकु के आकार के, और जो पठार होते हैं वो आपको कुछ इस प्रकार के देखने को मिलते हैं। माउंटेन की जो ऊंचाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, कहीं पर 8,000 मीटर होता है, कहीं 6,000, कहीं 2,000। लेकिन जो पठार होते हैं उनकी ऊंचाई आपको 600 से लेके 800 मीटर तक ही देखने को मिलती है। तो ये आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया। देखिए, हमारे भारत के अंदर और पूरी पृथ्वी के अंदर, पूरे अर्थ के ऊपर आपको 4 प्रमुख भू आकृति देखने को मिलेगी, जिसमें से एक आपको पठार भी देखने को मिलेगा। और बाकी 3 कौन से हैं? एक है पर्वत, पहाड़ियाँ और मैदान, होता है पठार। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो पठार है एक प्रमुख भू आकृति है। अब हम बात करते हैं कि पठारों को किस किस कारण द्वारा पठार बनते हैं, यानी पठारों की उत्पत्ति के कारण क्या है। मान लेते हैं कि ये धरती है। क्या है? ये धरती है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? धरती देखने को मिल रही है, एक जमीन देखने को मिल रही है। अब कुछ ऐसे भूगर्भीय हलचलें होती हैं, यानी पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं जिसके कारण क्या होता है, बीच में जो यहाँ पर एरिया आपको देखने को मिल रहा है ये ऊपर की साइड उठ जाता है। जब ये ऊपर की साइड उठेगा तो ये आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। जो ये आपको उठा हुआ हिस्सा देखने को मिल रहा है इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे पठार। क्या बोल देंगे? पठार। पठार क्यों बोलेंगे? क्योंकि बाकी एरिया से ये काफ़ी ऊंचा है और ऊपर की साइड में बिल्कुल प्लेन आपको देखने को मिलेगा। एक प्रक्रिया कौन सी हो गई? जब बीच वाली जो भूमि है वो ऊपर की ओर उठ जाए। दूसरी कौन सा तरीका है कि सेम भूगर्भीय जो हलचलें होती हैं उसके द्वारा क्या होता है कि साइड साइड की जो जो जमीनें हैं वो धंस जाए, तो जो ये वाला हिस्सा होगा ना बीच वाला, वो अपने आप ही हमें ऊपर लगेगा कि ये ऊपर हो गया है। देखिए, ये वाले तो नीचे एकदम धंस गए हैं, ये नीचे धंस जाएंगे तो बीच का एरिया हमको ऊपर दिखाई देगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक पठार आप इसे बोल सकते हैं। तो 2 तरीके के आपने देख लिए कि पठार की उत्पत्ति कैसे होती है। अब हम बात करते हैं वोल्केनो की। देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं ये वोल्केनो है। ठीक है, अब यहाँ से इसमें से जो लावा निकलेगा, अब लावा यहाँ पे मान लो इकट्ठा होगा। जब इकट्ठा होगा तो ये क्या होगा? एक पठार का निर्माण कर देगा। यहाँ पर जमीन है, अब ये इतना ऊपर जो ये इन्होंने पठार जो बना है ना, इसके द्वारा ज्वालामुखी के मलबे के द्वारा, लावा के द्वारा यहाँ पे एक पठार बन जाएगा। इससे भी पठार की उत्पत्ति होती है। इस फोटो में आप इसको बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं कि लावा यहाँ से निकलता है, यहाँ पे जमता है, तो यहाँ पर एक पठार आपको देखने को मिल जाता है। अब आपको पता है कि पर्वत कैसे बनते हैं। ठीक है, पर्वत कैसे बनते हैं आपको पता है। जो प्लेट होती हैं वो क्या करती हैं? एक दूसरे को धक्का देती हैं। अब ये 2 प्लेटें हैं, एक नीचे दफेगी तो एक ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो क्या बनेंगे? ये पठार बनता है। सॉरी, यहाँ पे क्या बनेगा? पर्वत बनेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत अच्छी तरह से ये ऊपर की ओर उठ नहीं पाता, तो आपको कुछ इस प्रकार से कुछ आपको एरिया देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से भी पठार बन सकते हैं। पठारों का वर्गीकरण हम कई तरीकों से कर सकते हैं। जैसे कि पृथ्वी के अंदर जो क्रियाएं होती हैं उसके द्वारा एक तो पठार बनते हैं, उसके बाद ज्वालामुखी से उत्पन्न पठार भी होते हैं, पृथ्वी के बाहर जो बहिर्जनित बल होते हैं उनके द्वारा भी काफ़ी सारे पठार बनते हैं, जैसे कि जल के द्वारा, ठीक है, हवा के द्वारा, हिमानी के द्वारा, इन सारी चीज़ों के द्वारा।
उसके बाद जलवायु के आधार पर भी पठार का निर्माण हो सकता है या फिर उसका हम वर्गीकरण कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेनली जो चार थे वो हमने आपको ऊपर बता दिए। देखिए, जो पठार होते हैं, कुछ ऐसे पठार हैं जो आपको पर्वतीय रूप में देखने को मिलेंगे और उन्हें हम युवा या वृद्ध भू आकृति के रूप में जानते हैं। भारत के अंदर जो दक्कन का पठार है, ठीक है, कौन सा पठार आपको ध्यान रखना है, दक्कन का पठार। जो दक्कन का पठार है वो सबसे पुराने पठारों में से एक माना जाता है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा डेक्कन पेनिनसुला, ठीक है, यहाँ पर ही पठार आपको देखने को मिलेंगे कई सारे, ठीक है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो पठार होता है उसकी जो ऊंचाई होती है ना, वो आपको देखने को मिलेगी 600 मीटर से लेके 800 मीटर तक। अब जो ये 600 मीटर से लेके 800 मीटर तक है, ये किससे ऊंचा होना चाहिए, तो ये ऊंचा होना चाहिए सी लेवल से। समुद्र का जो स्तर होता है ना, वो पूरे पृथ्वी के ऊपर आपको समान देखने को मिलेगा, हर जगह सी लेवल समान होता है। तो उससे अगर 600 से 800 मीटर कुछ ऊंचा है और उसके बाद वो एकदम प्लेन हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे ये एक पठार है, ठीक है। विश्व के प्रमुख पठार के यहाँ पर आपको लिस्ट दी गई है। विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है वो है पामीर का पठार। कौन सा पठार, पामीर का पठार। पामीर का पठार आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये आपको जस्ट भारत के ऊपर देखने को मिलेगा, इस जगह पे, जहाँ पर कुल्लून, ठीक है, काराकोरम, हिमालयन और हिंदू कुश और यहाँ पे त्यांसा, ये सारे जो श्रृंखलाएं हैं आपस में मिलती हैं, तो इस एरिया को इतना ऊंचा कर देती हैं कि यहाँ पर एक पठार बनता है जो पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पठार है, जिसका नाम है पामीर का पठार। इसको हम दुनिया की छत भी कहते हैं, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद आता है तिब्बत का पठार, जो आपको चीन में देखने को मिलेगा, मंगोलिया का पठार, एशिया माइनर का पठार, अरब का पठार, अनातोलिया का पठार, यूनान का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार, मेडागास्कर का पठार, अबिसियाना का पठार, ब्राज़ील का पठार, मेसेटा का पठार, बोलीविया का पठार, चियापास का पठार, अलास्का का पठार, ठीक है। ये कुछ विश्व के प्रमुख पठार हैं जो यहाँ पर आपने देखे। भारत के प्रमुख पठारों की बात करें तो छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर है रांची का पठार, ठीक है, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार, मेघालय या शिलोंग का पठार यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आता है दक्कन का पठार, जो काफ़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तेलंगाना का पठार यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, तेलंगाना का पठार। बघेलगढ़ का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ठीक है, यहाँ देखने को मिल जाएंगे। मालवा का पठार और झुनिया का पठार, ये कुछ भारत के प्रमुख पठार हैं जिसको आप फोटो में भी देख सकते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है, हिमालय तो ये पठार है, लेकिन जब नदियाँ आती हैं ना, नदियाँ क्या करती हैं, इसको बीच में से काट देती हैं। जब बीच में से काट देंगी तो यहाँ पे घाटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, घाटी बन जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, पठारों के अंदर बनी हुई घाटी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये पठार का एरिया है, नदी यहाँ पे जा रही से काटते हुए, तो यहाँ पर एक घाटी बन जाएंगी, ठीक है। अब देखिए, कभी कभी विभिन्न बाहरी कारणों के कारण ना जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार कौन सा है, आपको पता होना चाहिए कि प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप का मतलब ये है वैसा एरिया जो पानी के तीनों तरफ से घिरा हुआ हो, यानी जो हमारा भारत है उसका जो साउथ वाला पोर्शन है, ये वाला एरिया, ये आपको देखने को मिलता है प्रायद्वीपीय, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो आपको पठार देखने को मिलते हैं ना, ये सारे क्या हैं, प्रायद्वीपीय पठार हैं, इन्हीं की हम बात कर रहे हैं। अब इससे होता क्या है, कुछ ऐसे पठार होते हैं जो बाहरी कारणों के द्वारा इस मेन पठार से अलग हो जाते हैं, जिसको हम बाहरी पठार कहते हैं। बाहरी पठार में कौन कौन सा आ सकता है, एक तो शिलोंग का पठार आ जाएगा, यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार भी आपको देखने को मिल सकता है। ये बहुत पुराने होते हैं, घने चट्टानों से बने होते हैं और यहाँ पर हमेशा आपको लो अयस्क और कोयला देखने को मिलता है। इसीलिए छोटा नागपुर का जो पठार है, यहाँ पर आपको कोयले के बहुत ज़्यादा खदान देखने को मिलते हैं। जो प्रायद्वीपीय पठार हैं हमेशा उपयोगी होते हैं क्योंकि वह विभिन्न खनिजों से समृद्ध होते हैं, जिसके कारण दुनिया में खनन क्षेत्र पठारी क्षेत्रों में स्थित होते हैं। अब पठारी क्षेत्रों में खनन इतने ज़्यादा आपको क्यों देखने को मिलते हैं, और आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि इतने सारे यहाँ पे पठार कैसे बने। देखिए, जब इंडिया का ये हिस्सा, नीचे वाला जो हिस्सा है, ये प्रायद्वीप जो है, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ चलता है और उसके बाद टकराता है, तो यहाँ पर
क्या होता है, एक ज्वालामुखी सा बन जाता है, उसके बाद लावा निकलता है बहुत तेजी से। क्या निकलता है सॉरी, लावा निकलता है बहुत तेजी से, जो बहुत दूर दूर तक फैलता है। जब ये फैलता रहता है फैलता रहता है फैलता रहता है तो क्या होता है, यहाँ पर यहाँ पर पठार बन जाते हैं। अब जो ये पठार बनेंगे, जब ये लावा गिर रहा था उसमें बड़े बड़े जानवर, बड़े बड़े पेड़ पौधे, जंगल, ये सब के सब कोयले के अंदर ही धस गया। ये सब जब धसेगा तो उससे क्या बनेगा, उससे कोयला बनेगा, पेट्रोलियम बनेगा। अब जो ये ज्वालामुखी है ये पानी के अंदर भी गिरा होगा, इसका लावा जो है वो पानी के अंदर भी गिरा होगा। अब जब पानी के अंदर गिरा होगा तो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होंगी वो भी दब गई होंगी। अब इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें पेट्रोलियम देखने को मिलता है। इसीलिए भारत में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम आपको कहाँ देखने को मिलता है, आपको मुंबई हाई में ही देखने को मिलता है। यानी इस तरफ ही आपको सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम देखने को मिलता है भारत के अंदर। तो चलिए अब हम बात करते हैं पठारों के प्रकार की। ठीक है, पठार आपको दो तरह से देखने को मिलेंगे, एक देखने को मिलेगा विच्छेदित पठार और एक देखने को मिलेगा ज्वालामुखी पठार। ज्वालामुखी पठार हम आपको बहुत अच्छी तरीके से बता चुके हैं कि ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसके द्वारा जो पठार बनता है उसी को हम ज्वालामुखी पठार बोलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे विच्छेदित पठार क्या होते हैं। देखिए, विच्छेदित पठार मतलब क्या होता है, जो ऊपर की लेयर है, नीचे जो हलचलें चल रही हैं, पृथ्वी के नीचे जो हलचलें चल रही हैं उसके द्वारा ऊपर आपको कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं, कुछ इस प्रकार से, कुछ भी सिमिलर नहीं है। ठीक है, कुछ भी सिमिलर नहीं है और ऊपर की काफी सारी चीजें जो है ना वो खराब हो चुकी हैं, मतलब काफी ज्यादा चीजें खराब हो चुकी हैं, इसी को हम बोलते हैं विच्छेदित पठार। यहाँ पे लिखा भी है, पृथ्वी की पपड़ी में ऊपर की और गति से विच्छेदित पठार का विच्छेद बनता है। ठीक है, अब ये किस कारण से होता है, ये होता है टेक्टोनिक प्लेटों के द्वारा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ज्वालामुखी पठार हम आपको बहुत बता चुके हैं इससे पहले ही कि ज्वालामुखी से जब लावा निकलता है, जमा होता है, तो यहाँ पर एक पठार बनता है, उसी को हम बोलते हैं ज्वालामुखी पठार। देखिए अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता के बारे में। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, ये क्या है, ये प्रायद्वीपीय पठार है। ये आपको कुछ त्रिकोण आकार में देखने को मिलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो एक त्रिभुजाकार आकार का होता है। ठीक है, इसका जो आधार है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आधार देखने को मिलेगा उत्तर भारत के विशाल मैदानों में, और जो किनारा है वो आपको देखने को मिलेगा दक्षिण में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कन्याकुमारी में इसका शीर्ष आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम एरिया की बात करते हैं कि पठार में टोटल कितना एरिया आता है, शामिल होता है, तो वो है 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बता चुके हैं कि पठार की जो औसत ऊंचाई होती है वो होती है 600 से लेके 900 या 800 आप कह सकते हैं। ठीक है, अधिकांश जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो अपना जो पानी है वो कहाँ गिराती हैं, वो गिराती हैं पूर्व की साइड। किस साइड, पूर्व की साइड, यानी ईस्ट की ओर। लेकिन दो ऐसी नदियां हैं जो अपना पानी, जो प्रायद्वीपीय नदियों की बात कर रहे हैं, जो अपना पानी कहाँ गिराती हैं, वो गिराती हैं वेस्ट की तरफ। अब ये वेस्ट की तरफ पानी क्यों गिराती हैं, क्योंकि ये दोनों की दोनों जो नदियां हैं वो बहती हैं घाटियों के अंदर। ठीक है, किसके अंदर बहती हैं, घाटियों के अंदर। इसीलिए ये अपना पानी कहाँ गिराती हैं, वेस्ट में गिराती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं, ये है नर्मदा नदी और है तापी नदी। तो ये दोनों आपको नाम ध्यान रखने हैं, केयरफुली इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए जो प्रायद्वीप है पृथ्वी के सबसे पुराने भू आकृति में से एक है, ये हम आपको बता चुके हैं। वे अत्यधिक स्थिर ब्लॉकों से बने होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पठार की। ठीक है, जिसमें आपको ज्यादातर आर्कियन गनीस और उससे विदानों से बने हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो पठार हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ पर आपको नदियाँ जो है ना वो 12मासी नहीं मिलती हैं। यहाँ पर वो नदियाँ आपको देखने को मिलेंगी जो बारिश के द्वारा पानी को इकट्ठा करती हैं, उसी के द्वारा चल पाती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ बनाना बहुत मुश्किल है, वो क्या है, और वो है नहर। क्योंकि ये सारा का सारा जो एरिया है पत्थर के रूप में आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी ठोस होता है।
इसीलिए यहाँ पर जो नदियों के द्वारा पानी को हम ट्रांसफ़र करते हैं नॉर्थ में, इस क्या बना के, हम जब बहुत सारे यहाँ से वो निकालते हैं, ठीक है, लेकिन हम पठार के अंदर इस चीज़ को नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कई सारे आपको तालाब देखने को मिलेंगे। भारत के अंदर मैक्सिमम तालाब आपको साउथ में ही देखने को मिलेंगे जो नेचुरल रूप से बने होते हैं। तो आज आपने पठार के बारे में काफ़ी डिटेल में हमसे डिस्कस किया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको कोई दिक्कत लगती है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता भी सकते हैं कि यह आपको चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, या फिर किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट आप हमें कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।